गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप सभी का संदीप क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो कि आपकी तैयारी को और भी बेहतर करेगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला। साइंस के जो क्वेश्चन आज हैं सब प्रीवियस ईयर ही है, जो रेलवे ग्रुप डी में, कुछ एनटीपीसी में और आरआरबी में पूछे हुए हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर बी। इसमें कुछ ये बी होगा आपका, ये सी होगा, तो आंसर नंबर सी होगा। अब जॉन डाल्टन किससे रिलेटेड है? और जॉन डाल्टन ये आपका दिए परमाणु की खोज के लिए, लेवाइसिए ये फादर ऑफ केमिस्ट्री। जो बर्नौली से इन्होंने दिया था प्रतीक, जो आवर्त सारणी में प्रतीक की खोज इन्होंने की थी, जो आवर्त सारणी में नहीं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब खोज इन्होंने बर्जीलियस ने की थी सिंबल्स की। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? नंबर एक, अगर ताप बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। अगर हवा का वेग बढ़ेगा तब भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। अगर वायुमंडलीय दाब अगर बढ़ा तो वाष्पीकरण रेट कम होगी। वाष्पीकरण दर है तब कम होगी अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ा तो क्या है? नंबर एक कह रहा है कम होगा। कौन कम करेगा? तो अगर तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण रेट बढ़ेगा, ये तो होगा नहीं। नमी, ये आपका बी सी डी है, ठीक है। सतह क्षेत्र में वृद्धि, नंबर एक, हाँ, ये वाष्पीकरण जो है सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया मतलब अगर सतह बढ़ जाएगी ना, अगर सतह बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण मतलब बढ़ जाएगा। अगर सतह बढ़ा दिया जाएगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर छोटे बर्तन में पानी लो, उसको बड़े बर्तन में रखो, तो बड़े बर्तन में जल्दी इवापोरेट होगा छोटे बर्तन के कंपैरिजन में। तो अगर सतह क्षेत्र में वृद्धि कर दोगे तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो इवापोरेशन बढ़ने तो कह नहीं रहा, कह रहा दर कम होगी, तो ये भी नहीं होगा। हवा की गति में वृद्धि होगी तो इवापोरेशन रेट बढ़ेगा। हवा की गति में वेग बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर नमी बढ़ जाएगी, एनवायरमेंट में नमी बढ़ जाएगी, वातावरण में अगर नमी बढ़ जाएगी तो इवापोरेशन रेट घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी रेलवे ग्रुप डी 2019 का क्वेश्चन है। एक सतह की घटना है, श्वेत नहीं, कथन नहीं, भाप नहीं, उत्सादन मतलब इवापोरेशन। मतलब वाष्पीकरण। ये एक सतही घटना है,
तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 का ही क्वेश्चन है। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? देखो इसके लिए करना क्या है, अगर मान लो द्रव है, द्रव से अगर गैस अगर बन रहा है ना, तो इसको क्या, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम द्रव से गैस बन रहा तो वाष्पीकरण। ठीक। और अगर गैस से द्रव बन रहा है तो सघनन, तो इसको बोलेंगे सघनन। ठीक। अब द्रव से ठोस बन जा रहा है, द्रव से ठोस बन जा रहा है, तो इसको बोलेंगे, और ठोस से अगर गैस बन जा रहा है, ठोस से डायरेक्ट गैस बनेगा तो आपको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। तो अगर ठोस से गैस बन रहा है तो ऊर्ध्वपातन, तो गैस से भी तो ठोस कुछ बनेगा, तो इसको फिर बोलेंगे डिपोजिशन। द्रव से अगर ठोस बन रहा है, मान लो लिक्विड है, पानी है, पानी से अगर आपका बर्फ बन रहा है ना, तो द्रव से ठोस जा रहा है। ऊर्ध्वपातन का अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो होगा आपका जैसे कपूर या आयोडीन। तो इसमें क्या करा, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण होता है। तरल से गैस हो रहा ना, तरल मतलब लिक्विड अवस्था से गैसीय अवस्था में, तो वाष्पीकरण। द्रव से गैस तो वाष्पीकरण होगा। ऊर्ध्वपातन ये ठोस से गैस। संघनन किससे होगा? गैस से द्रव। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप 2019 का क्वेश्चन है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण। प्लाज्मा मतलब सितारों का चमकना। सितारों का चमकना प्लाज्मा के कारण। नंबर 2, ये प्लाज्मा ये चौथी अवस्था है। पदार्थ की। तो उच्च दाब नहीं, कम दाब पर नहीं। जब सितारों का चमकना उच्च तापमान जब होगा ना, तभी ये चमकेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी उच्च तापमान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण, ये वाष्पीकरण होगा। मुझे लगता है ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो कणों के बीच, एक ये कण मान लो, एक ये है, तो इसका द्रव्यमान m1 है, m2 है, इनकी बीच की जो दूरी है तो r है, रेडियस। अब देखो
ये दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक हम गुरुत्वाकर्षण बल के रिलेशन जानते हैं, F बराबर G m1 m2 अपान रेडियस का स्क्वायर, जिसमें G क्या है, सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश। इसकी अगर वैल्यू की बात करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन आ रहा है मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। अब देखो कह रहा दूरी बढ़ जाए, दूरी मतलब r बढ़ जाए, अगर r को बढ़ाएंगे तो F कम होगा, तो इनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल मतलब F पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर r को बढ़ा देंगे तो F अपने आप घट जाएगा, तो बढ़ जाएगा नहीं, कम हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो शून्य तो होगा नहीं, समान रहता है, नहीं समान भी नहीं रहता। अगर r दूरी बढ़ा दी जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये RRBJ 2019 का क्वेश्चन है। RRBJ 2019 का क्वेश्चन है ये अपना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो रिलेशन अभी बताए थे, F G m1 m2 अपान r स्क्वायर से, जिसमें F फोर्स है, G ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यूनिट, और जोसेफ प्रॉस्टेट ने इससे खोज की थी। अब देखो दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी परिवर्तित किए बिना, मतलब ये कांस्टेंट रखी जाए, ये इसको अगर कांस्टेंट रखा जाता है, कह रहा है कि दूरी परिवर्तित किए बिना इसको अगर कांस्टेंट रखा जाए तो उनके द्रव्यमानों का आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान आधे कर दिया जाए तो क्या होगा, तो F बराबर G, द्रव्यमान आधे करो, मान लो द्रव्यमान M था पहले M1, तो M1/2, M2 था पहले, अब M2/2 आधा कर दिया जाए, तो M1/2 M2/2 r स्क्वायर, क्योंकि हमारा डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा अपना, 2 इंटू 2 4, तो 1/4 G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये रिलेशन अपना क्या दिख रहा है, ये रिलेशन F का दिख रहा है, ये मान लो F डैश था, तो ये हो जाएगा 1/4 F किसका, F डैश का, तो F डैश बराबर कितना आएगा, F/4। तो कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया, मान लिया कोई वस्तु है ऊपर की तरफ अगर कोई बल लग रहा है तो इसको उत्प्लावन बल कहेंगे, उत्प्लावन बल जो पानी के द्वारा लगाया गया, पानी के द्वारा लगाया जाएगा।
पानी के द्वारा लगाए गए, तो क्या करें, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया जा रहा, तो उत्प्लावन बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं, घनत्व नहीं, उत्प्लावन बल, हाँ उत्प्लावन बल बोलते हैं, घर्षण बोलेंगे नहीं। अब देखो घनत्व क्या, घनत्व इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे तो वो घनत्व बराबर क्या होगा आपका, घनत्व बराबर होगा आपका द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किससे लिखेंगे हम, केजी से लिखेंगे। आयतन को किससे लिखेंगे, मीटर क्यूब से लिखेंगे, तो केजी पर मीटर क्यूब। अगर घर्षण की बात करेंगे तो घर्षण ए एक्सेलरेशन, इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो जी होते हैं अपना, इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं। उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं। जैसे कोई वस्तु है तो उच्छेद बल उत्प्लावन बल है, ये उत्प्लावन बल है, ये उत्प्लावन बल है जो पानी के द्वारा लगाया जाता है, जो पानी के द्वारा लगाया गया है। तो ये भार है ना, ये भार, ये कोई वस्तु है, तो वस्तु का भार कैसे लगेगा, नीचे, तो वस्तु का भार नीचे की तरफ, उत्प्लावन का बल ऊपर की तरफ। तो उच्छेद और भार कार्य करते हैं, ये कैसे कार्य कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं। उत्प्लावन और भार बल ऊपर की तरफ कार्य करते हैं, नहीं, कैसे कार्य करेंगे, समान दिशा में, नहीं, नीचे की ओर काम करेंगे, नहीं, विपरीत काम करेंगे। देखो विपरीत है ना, भार उत्प्लावन बल, उत्प्लावन ऊपर की तरफ, भार नीचे की तरफ, तो विपरीत कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2019 का ही ग्रुप डी का क्वेश्चन है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है, ऐसी महिला है जिनको भौतिक तथा रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला था फर्स्ट टाइम। मिला किसके लिए था, इनको मिला था नंबर 1 रेडियम की खोज के लिए, नंबर 2 पोलेनियम। यूरेनियम की खोज के लिए नहीं, रेडियम के लिए, हाँ रेडियम के लिए, ये बी ऑप्शन है, ये सी है। प्लूटोनियम नहीं, आयन नहीं, तो रेडियम की खोज के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, कहा जाता है। अच्छा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो ये है, अगर गर्मी प्लस प्रकाश, अगर गर्मी प्रकाश दोनों पैदा करेगी तो ये दहन करता है, दहन। गर्मी कभी उष्मा लिख देता है, उष्मा प्लस प्रकाश, ये दहन प्रक्रिया में होगा। तो उष्मा छेपी, उष्मा शोषी मतलब उष्मा देगा ये, दहन, आंसर तो अपना दहन होगा, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया जो गर्मी और प्रकाश दोनों देगा, तो गर्मी और प्रकाश अपना दहन दे रहा है। उष्मा छेपी किसको बोलेंगे, नहीं सॉरी, उष्मा शोषी, ये उष्मा लेगा, ये उष्मा लेगा, तो ये उष्मा देगा। उदासीन मतलब न्यूट्रल। तो आंसर अपना है दहन ऐसी प्रक्रिया जिसमें उष्मा प्लस प्रकाश दोनों होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉनों की क्षति होती है, या फिर अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं,
या फिर अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है, या फिर अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। अब देखो, ऑक्सीकरण, और अपचयन, इसमें पूछेगा क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना तो अपचयन। अब इलेक्ट्रॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपचयन। नंबर 3, अगर हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, ये हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीकरण, अगर हाइड्रोजन त्याग करेगा तो अपचयन। तो अपना क्या कह रहा था? अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, अपचयन ऑक्सीजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का त्याग इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो क्वेश्चन है आपका, कैसे क्वेश्चन था? अपचयन है मतलब अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु प्रोटॉनों की क्षति करता है। प्रोटॉनों का कोई रिलेशन नहीं है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु प्रोटॉनों को उत्सर्जित करता है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु इलेक्ट्रॉन्स की क्षति करता है। अपचयन में क्षति नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था? अपचयन में क्षति नहीं करेगा, अपचयन में ये ग्रहण करेगा। यहां पे ग्रहण होता तो सही होता, तो इस वजह से ये भी गलत। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों, हाँ देखो, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन, दोनों घटनाएं होंगी किसमें? जो अगर दोनों घटनाएं होंगी तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया आंसर तो अपना हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन मतलब जैसे ए बी प्लस सी डी, तो ए सी प्लस बी डी। तो प्रतिस्थापन मतलब सी प्रतिस्थापित हुआ ए के साथ और बी प्रतिस्थापित हुआ डी के साथ, ये प्रतिस्थापन। और विस्थापन मतलब अलग होना। ए बी तो ए प्लस बी। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब जैसे ए प्लस बी है तो ये संयोजन हो जाएंगे ए बी। ओके, तो आंसर अपना है रेडॉक्स। रेडॉक्स ऐसी है जो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन रिलेशन वही है, जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो कह रहा है बीच की दूरी बढ़ जाती है, बीच की दूरी मतलब r, अगर r बढ़ जाएगा बीच की दूरी तो गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप कम हो जाएगा। कोई चीज बढ़ेगी, अगर बटे में है कोई चीज बढ़ेगी तो जो उसके बराबर में होगा वो कम ही हो जाएगा। तो बढ़ जाएगी? नहीं, बढ़ेगा नहीं। शून्य हो जाएगा? नहीं। समान तो रहेगा नहीं, तो कम हो जाएगा।
आंसर बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलायन वेग से। देखो पलायन वेग ये वो वेग है ना जिसमें आप स्पेस से बाहर पृथ्वी से बाहर स्पेस को क्रॉस कर जाओगे। जैसे पृथ्वी का पलायन वेग पूछेगा, पृथ्वी का पलायन वेग तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरा पूछेगा चंद्रमा का पलायन वेग, तो चंद्रमा का पलायन वेग होगा 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड। कभी कभी सूरज का पूछ लेगा, अगर सन पूछेगा तो 42 पॉइंट समथिंग होगा किलोमीटर पर सेकेंड। देखो पृथ्वी का पूछा है, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। बाकी चंद्रमा का अपना होता है 2.34 और सूरज का 42 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है? भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संबंधित है? भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द आपकी पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करते हैं। प्रतिबंधित करने वाले नियम को कहते हैं। तो आंसर नंबर ए ही करेक्ट है। प्राचीन ग्रास धर्म नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। अग्रणी दूर नहीं, ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर ए करेक्ट है। 20 क्वेश्चनों की सीरीज, ये 20 क्वेश्चनों की सीरीज जो चल रही है, तो आपको कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।